ओमकार और वो साधु बिजली के साथ जंगल के किनारे एक ऊंचे टीले पर पहुंच चुके थे, जहां से आसपास का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। वहां पहुंचते ही उस साधु ने झाड़ियों को हटाकर देखा। तुम ठीक कह रही थी बिजली, ये तो सच में भारी लाव लश्कर के साथ आए हैं। लगता है पिछली बार तुमने इनका जो हाल किया था उसी के चलते ये इस बार भारी बंदोबस्त के साथ लौटे हैं। हाँ गुरुदेव, इस बार काफी गोला बारूद लाए हैं, लेकिन हमें कैसे भी इन्हें रोकना होगा। ओमकार काफी देर से ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा है, मगर साधु और बिजली ने आगे का पूरा नजारा घेर रखा था। ओमकार को न कुछ दिखाई दे रहा था और न वो उनकी बातों का मतलब समझ पा रहा था, इसलिए वो आसपास देखने लगा। ये दोनों न सामने से हट रहे हैं और न मुझे कुछ बता रहे हैं। मुझे कहीं और जाकर देखना चाहिए कि मामला आखिर है क्या। ओमकार धीरे से पीछे हटा। साधु और बिजली अब भी टीले के सामने नजर गड़ाए बैठे थे। उन्होंने अपनी बातों में ओमकार को शामिल करना जरूरी नहीं समझा था, मगर ओमकार के मन में तो अब एक सवाल घूम रहा था। आखिर ऐसा क्या देख रहे हैं जो मुझे देखने नहीं दे रहे? वो धीरे धीरे टीले के दाएं किनारे की तरफ खिसकने लगा, जहां से झाड़ियां ज्यादा घनी नहीं थी और थोड़ा झुककर देखना मुमकिन था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर झाड़ियों को हल्का सा हटाया और तब उसकी आंखें चौंक गई। ये तो अंग्रेज हैं। नीचे घाटी में करीब 100-125 अंग्रेज सिपाही दिख रहे थे। घोड़े, तोपे और लंबे लंबे खंबे, जिन्हें वो सड़क बनाने के लिए गाड़ रहे थे। लोहे की पत्तियों को सड़क पर बिछाया जा रहा था और घोड़े गाड़ियों के लिए एक चौड़ा रास्ता तैयार हो रहा था। सड़क? ये लोग तो जंगल के बीच में सड़क बना रहे हैं। ओमकार उनको देखने में इतना खो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक अंग्रेज सिपाही उसकी तरफ आ रहा था। उस अंग्रेज की नजर अचानक ओमकार की ओर गई। धूप के चलते उसे ओमकार साफ तो नहीं दिखा, लेकिन उसे ये समझ आ गया कि ऊपर झाड़ियों के पीछे कोई है। ओए, who's there? Identify yourself. ओमकार का दिल एक पल के लिए घूम गया। सिपाही ने उसकी हरकत देख ली थी। उसने अपना राइफल संभाल लिया था और सीधे ओमकार की तरफ बढ़ने लगा था। ओमकार की सांस फूल गई। वो पीछे हटने लगा, मगर पत्थर ढीले थे, पैर फिसल सकता था। Come out, you rebels, come! तब एक बिजली सी चमकी, लेकिन इस बार असली बिजली नहीं थी। वो तो बिजली जो अपने नाम की तरह तेजी से ओमकार के पास पहुंच गई। गधे, क्या देख रहा था वहाँ? मरवाने का इरादा है क्या? कहते हैं कि बिजली ने ओमकार का हाथ पकड़ा और एक झटके से उसे नीचे खींच लिया, इतनी तेजी से कि वो दोनों टीले से नीचे जमीन पर लुढ़क गए और टीले के नीचे उगी बड़ी बड़ी घास के बीच में गायब हो गए। Must be those monkeys again. सिपाही कुछ देर तक आसपास देखता रहा, मगर जब काफी देर तक कोई आहट नहीं हुई तो अपनी यूनिट के पास लौट आया। इधर बिजली ने ओमकार को उसकी गर्दन पकड़कर उठाया और आंखों में ऐसी आंख दिखाई कि ओमकार को अपने कान के नीचे सीटी सी बजती सुनाई दी। अगर गुरुदेव मुझे इशारा न करते तो अब तक तुम खुद भी पकड़े जाते और अंग्रेज भी सतर्क हो जाते। अरे तो मैं क्या करता? तुम दोनों ना मुझे कुछ बता रहे थे और ना खुद देखने दे रहे थे। बच्चों की तरह छुप छुप के झांकोगे तो अंग्रेज गोलियां खिला देंगे तुम्हें। चलो, गुरुदेव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बिजली ने ओमकार का हाथ पकड़ा और घसीटकर उसे अपने साथ ले गई। वहां से कुछ दूर, जहां वो वृद्ध साधु एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ दातून कर रहा था। आ गए ओमकार, तो क्या देखा तुमने? अंग्रेज जंगल के अंदर से सड़क बना रहे हैं, और क्या? बस इतना? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब क्या लगेगा? अंग्रेजों को सड़क की जरूरत होगी इसलिए बना रहे हैं, और क्या? चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो वृद्ध साधु मुड़ा और आगे बढ़ गया। ओमकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर किसी आज्ञाकारी बालक की तरह वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इधर ओमकार के सामने कुछ राज खुलने बाकी थे और उधर रूट को नागलोक की ओरिजिन की हिस्ट्री पता चल रही थी। ओह, तो तुम्हारी इस दुनिया की स्टार्ट तब हुई जब तुम्हारे किंग तक्षक ने परीक्षित नाम के किंग का मर्डर किया।
असल में उसके बाद जब जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करके हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की। ओह हाँ, तुमने अभी तो बताया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो ये तक्षक जिसको तुम मेरे हाथों मरवाना चाहते हो, वो अभी तक जिंदा है? नहीं, तक्षक हमारे यहाँ एक टाइटल है। जैसे तुम इंसान अपने राजा को राजा, किंग, सम्राट, एम्परर वगैरह वगैरह कहते हो, वैसे ही हम नागों के यहाँ जो राजा बनता है वो तक्षक कहलाता है। समझ गया। काफी स्ट्रेंज दुनिया है तुम लोगों की, पर तुम तक्षक को मारना क्यों चाहते हो? रूट का सवाल सुनकर नागेश रुक गया। उसकी आंखों में नफरत का सैलाब उमड़ आया। क्योंकि तक्षक पागल हो चुका है। वो राजतंत्र खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि आने वाले समय में नागलोक को नागों की एक टीम मिलकर चलाए, जिसके मुखिया का चयन नागलोक के वासी खुद करेंगे। Oh, you mean democracy? A democracy that is a government of all the people, by the people, for all the people. थियोडोर पार्कर ने बोला था, He is a total idiot. पब्लिक को इतनी पावर देना बेवकूफी है। तो अब तुम मेरी प्रॉब्लम समझते हो। तक्षक बनने का हक सिर्फ हम जैसे ऊंचे नागों के पास होना चाहिए। कल किसी छोटी नाग प्रजाति का नाग नागलोक का मुखिया बन गया तो नागलोक का विनाश तय है, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसलिए मैं तक्षक को मारकर खुद उस गद्दी पर बैठना चाहता हूँ। तो तुम खुद उसे क्यों नहीं मार देते? अगर मैंने उसे मारा या मरवाया तो मेरे लिए गद्दी पर बैठना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसे मारोगे तो नागलोक के लोगों को भी यही लगेगा कि एक मानव ने आकर तक्षक की जान ले ली, और ऐसे समय में मैं उनके गुस्से को सीढ़ी बनाकर तक्षक बन जाऊंगा। और एक बार तक्षक मारा गया तो तुम्हें मारकर मैं उन सब की नजरों में हीरो भी बन जाऊंगा। ठीक है, पर मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना तक्षक के साथ तुम भी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे बस अनंत शेषा की केंचुली चाहिए, और फिर मैं अपने वर्ल्ड में वापस चला जाऊंगा अपना बदला लेने। बदला? किससे बदला लेना है तुम्हें? ड्रैकुला से। क्या? ड्रैकुला? न जाने क्यों नागेश ड्रैकुला का नाम सुनकर चौंक पड़ा, मानो उसने पहले भी वो नाम सुना हो। वैसे चौंक तो वो हमलावर भी गया था जिसने उस घुड़सवार पर पीछे से वार करने की कोशिश की थी। एक लंबे काले साए ने आकर इस आदमी की गर्दन पकड़कर तोड़ दी थी, और वो घुड़सवार अब अपने इस अनजान मददगार की तरफ तलवार खींचे खड़ा था। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ अभी। वो घुड़सवार एक महिला थी, लेकिन उसकी आवाज में एक राजसी रौब था। वो काला साया उसकी ओर पलटा, लेकिन वो कुछ बोलता या करता तभी पेड़ के पीछे से अनीता दौड़ती हुई सामने आ गई। अरे रे रे, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हम तो बस इधर से निकल रहे थे तो आपको मुसीबत में देखा। उस काले साए ने एक नजर अनीता पर डाली, फिर घुड़सवार महिला पर। वो कुछ नहीं बोला और एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। वो महिला घुड़सवार ध्यान से दोनों को देख रही थी। नाम बताओ अपना, और ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? कद काठी से हिंदुस्तानी तो नहीं लगता। वेल, मैं अनीता हूँ, एक एक्सप्लोरर, और ये है प्रोफेसर व्लाद, यूरोप के एक मशहूर हिस्टोरियन यानी इतिहासकार। इंडिया आए हैं प्राचीन मंदिरों पर रिसर्च करने। हम दोनों एक छुपा हुआ मंदिर ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए। उस घुड़सवार ने आंखों से उनका जायजा लिया। उसे अनीता की बात पर यकीन भी हो रहा था, मगर ड्रैकुला की लंबी कद काठी देखकर थोड़ा शक भी। कौन सा छुपा हुआ मंदिर? और अगर तुम लोग एक्सप्लोरर हो तो तुम्हारा सामान कहाँ है? वो एक्चुअली हम दोनों जंगल में भटक गए थे, और फिर वहाँ एक टाइगर आ गया और हम दोनों जान बचाकर भागे, तो हमारा ज्यादातर सामान वहीं रह गया। उधर उस घुड़सवार को अब उन दोनों पर यकीन हो गया था, इसलिए उसने अपनी तलवार नीचे कर ली। प्रोफेसर व्लाद, वेल, आपने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया। You're welcome. गुड, अब सब ठीक है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। कहाँ जाओगे? एक्चुअली हम लोग किसी शहर को ढूंढ रहे हैं जहाँ थोड़ा रेस्ट कर सके और किसी तरह सामान अरेंज करके अपने मिशन पर आगे जा सके।
तो मेरे साथ आओ। वैसे भी मेरी हेल्प करने के बदले इतना तो मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, चले व्ला प्रोफेसर। और इन डेड बॉडीज का क्या करना है? उन्हें यहीं छोड़ दो। वैसे भी जंगल भूखा होगा। इन गद्दारों के शव जंगल की भूख मिटाने के काम आ जाएंगे। चलो, सुबह होने से पहले हम नगर पहुंच जाएंगे। और वो चल पड़े शहर की ओर। मगर ड्रैकुला कुछ बेचैन लग रहा था और उसकी बेचैनी का कारण साफ था। तिलिस्म से निकलने के बाद जाग रही थी उसकी भूख और उसका जिस्म मांग रहा था खून, इंसान का खून। ओमकार चुपचाप उस वृद्ध साधु और बिजली के पीछे चलता जा रहा था। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, लेकिन उसे पता था कि जवाब के लिए उसे इंतजार करना होगा। चलते चलते वो जंगल में काफी अंदर आ चुके थे कि तभी अचानक वो साधु ने ऐलान किया, हम पहुंचने वाले हैं। ओमकार ने सामने देखा। घने जंगल के बीच से उसे कुछ दूर पर एक पहाड़ी नजर आ रही थी। वो पहाड़ी क्या वही है हमारी मंजिल? हाँ, वही है वो जगह जहाँ तक पहुँचने के लिए अंग्रेज रोड बना रहे हैं। पर क्यों? ऐसा क्या है उस पहाड़ी में? वो साधु एक पल के लिए रुक गया। उसने चारों तरफ देखा और फिर पालथी मार के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरे ख्याल से थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। वैसे भी रात से कुछ खाया नहीं है। बिजली, कुछ खाने को मिलेगा क्या? जी गुरुदेव, मैं अभी लाती हूँ। बिजली अपने नाम की ही तरह बिजली की स्पीड से गायब हो गई। ओमकार कुछ देर तक उसे जाते हुए देखते रहा और फिर आगे बढ़कर वो भी पेड़ के नीचे बैठ गया। महाराज जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हाँ, बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम कहाँ हो। इस अरण्य को गोतांग अरण्य कहा जाता है। गोतांग यानी कि ओस की बूंद। अब ये नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक अलग कहानी है, पर यह कोई आम अरण्य नहीं है। इस अरण्य में एक बहुत गहरा राज छुपा है और अंग्रेज उसी राज को पाना चाहते हैं। राज? कैसा राज? और अंग्रेजों को उसके बारे में कैसे पता चला? यही तो नहीं पता, पर लगता है कि इन अंग्रेजों के पीछे किसी मायावी शक्ति का हाथ है। खैर, जो भी हो, इतना जान लो कि अगर इस अरण्य में छुपे हुए उस राज तक अंग्रेज पहुंच गए तो बहुत बुरा होगा। मगर वो राज है क्या? वो भी पता चल जाएगा, पर पहले पेट पूजा हो जाए। देखो, बिजली आ गई। ओमकार ने देखा कि बिजली कुछ फल लेकर आई थी। भूख तो ओमकार को भी जोर की लगी थी, इसलिए उसने भी पहले पेट की आग को शांत करना बेहतर समझा और तीनों बैठकर फल खाने लगे। उस वृद्ध साधु का सोचना सही था। गोतांग के जंगल में चल रहे उस घटनाक्रम के तार बहुत गहरे जुड़े हुए थे और वो तार सीधे जाते थे उस ताकत तक जिसका नाम था लूसीफर। ज़कारियल, आओ, क्या न्यूज़ लाए हो? लूसीफर के पास आने वाला वो शख्स था उसका खास डेमन ज़कारियल, जो पहले कभी एक परी हुआ करता था, लेकिन फिर उसने लूसीफर का साथ दिया और उसे स्वर्ग छोड़ना पड़ा। समय के साथ उसके चांदी जैसे बाल नर्क की राख से काले हो गए थे, लेकिन उसकी आंखें आज भी नीली थी। वो दिखने में बाकी डेमन्स जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत नजर आ रही थी, देवताओं से नफरत, और उसकी आवाज में मानो उनके लिए जहर घुला हुआ था। काम शुरू हो चुका है, हमें पता है वो वही है। मेरे सिपाही वहां तक जाने के लिए रोड बना रहे हैं। आई प्रॉमिस यू मास्टर, बहुत जल्दी वो आपके पास होगा। मैं जानता हूँ ज़कारियल, तुम्हें मैंने उसे ढूंढने का काम इसीलिए दिया था क्योंकि मैं जानता था कि एक तुम ही हो जो उसे ढूंढ कर ला सकते हो। आई नीड इट, क्योंकि एक बार वो आर्टिफैक्ट मुझे मिल गया तो मैं पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लूंगा और तब
तब उस यम की पावर्स अपने आप कम होने लगेंगी। अगर मुझे शिप को हराना है तो उसके लिए यमराज का अंत भी जरूरी है। जाओ ज़कारियल, उसे लेकर आओ मेरे पास। As you command, master। और हाँ, इस बार कोई रेजिस्ट करे तो मर्सी मत दिखाना। मर्सी तो मैं लास्ट टाइम भी नहीं दिखाता, पर वो बस कुछ ट्राइबल्स हैं जिन्होंने मेरे ह्यूमन स्काउट्स को मारा था। इस बार अगर वो रास्ते में आए तो उनके साथ साथ पूरे जंगल के चीथड़े उड़ जाएंगे। गुड, नाउ गो एंड कम बैक विथ व्हाट आई वांट। यस मास्टर। लूसीफर के डेमंस पूरी धरती पर फैले हुए थे। हर कोई कुछ न कुछ ढूंढ रहा था, जैसे कि रूट जो नागलोक में अनंत शहश की कैचुली लेने गया हुआ था और इस समय नागेश के साथ तक्षक के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। बदला? किससे बदला लेना है तुम्हें? ड्रैकुला से। क्या? ड्रैकुला? तुम ये नाम सुनकर ऐसे चौंक क्यों गए? क्या तुम ड्रैकुला को जानते हो? ड्रैकुला को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसने मेरा हम नागों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्या? बट कैसे? मैंने तुम्हें बताया था ना कि राजा परीक्षित की डेथ तक्षक के काटने से हुई थी। हाँ, पर असल में वो असली तक्षक नहीं थे। तक्षक का भेष बदलकर परीक्षित की हत्या करने वाले थे हम नागों के शुभ चिंतक तक्षक प्रथम के भाई महामहिम बलौर। ड्रैकुला ने ही बलौर की हत्या की है और साथ ही साथ उसने मेरे बड़े भाई पदम सिंह को भी मारा है। ओह, तब तो ये अच्छी बात है कि मैं तुमसे टकराया। एनिमी ऑफ माय एनिमी इज फ्रेंड। हम दोनों का दुश्मन भी एक है, पर ड्रैकुला को तो मैं ही मारूंगा। और मैं तुम्हारी मदद करूंगा बलौर और पदम सिंह की मौत का बदला लेने में। अब चलो, हम पहुंचने वाले हैं। कहाँ? मेरे ठिकाने पर, जहां मैंने तक्षक के खिलाफ एक रेबेल आर्मी तैयार करी है जो महामहिम बलौर के सपने को पूरा करेगी। ड्रैकुला को मारने के लिए तू बचेगा ही नहीं, उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी और फिर हम नाग करेंगे इंसानों की दुनिया पर राज। रूट नागेश के खेल का मोहरा बन चुका था, लेकिन नागेश को नहीं पता था कि रूट भी ड्रैकुला की तरह इमोर्टल ही है, क्योंकि उसे बनाने वाला भी ड्रैकुला ही था। उधर ड्रैकुला और अनीता एक छोटे से गांव के एक घर में रुके हुए थे। वो घुड़सवार उन्हें यहां तक पहुंचाकर कहीं चली गई थी। अनीता लेटकर आराम कर रही थी, मगर ड्रैकुला बेचैन सा इधर उधर टहल रहा था। क्या हो गया व्लाद? तुम थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं कर लेते हो? जब से यहाँ आए हो तब से तुम बेचैन दिख रहे हो। आखिर मैटर क्या है? अनीता, मेरी ब्लडलस्ट, मेरी भूख वापस आ चुकी है। उस तिलिस्म के अंदर संभाव मैं इस ब्लडलस्ट को फील भी नहीं कर रहा था, बट जब से हम बाहर आए हैं मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। थैंकफुली अभी डे टाइम होने के कारण वो थर्स्ट थोड़ी कमजोर है, पर मुझे आज रात कैसे भी शिकार करना होगा। ओह, तब तो शाम होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना। एग्जैक्टली, मैं किसी इनोसेंट विलेजर का खून नहीं पीना चाहता। That is a choice I have made and I want to follow it। ठीक है, तो फिर। अनीता के आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए, क्योंकि उसका ध्यान बाहर से आ रही घोड़ों की आवाज ने खींच लिया था। अब क्या? अनीता और ड्रैकुला दरवाजे की ओर बढ़े ही थे कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? दरवाजा खोलिए, हम आपको लेने आए हैं। कौन है ये लोग? पता नहीं। मैं देखता हूँ इन्हें। नहीं, तुम सीधे लड़ने के मूड में क्यों आ जाते हो? चलो देखते हैं इन्हें क्या चाहिए। अनीता जी, व्लाद जी, महारानी के आदेश से हम आपको लेने आए हैं। महारानी? कौन महारानी? आप चलिए, हमें और कुछ भी बोलने से मना किया गया है। अनीता ने ड्रैकुला की ओर देखा और इशारा किया। दोनों चुपचाप बाहर निकले, जहां उन्हें लेने के लिए एक हॉर्स कैरेज खड़ी हुई थी। दोनों को लेकर घुड़सवार की वो टुकड़ी निकल गई। कैरेज के अंदर बैठे ड्रैकुला और अनीता यही सोच रहे थे कि आखिर कौन है ये महारानी और क्यों बुलाया है उसने उन दोनों को। अनीता और ड्रैकुला महारानी से मिलने जा रहे थे। वहीं ज़कारियल लूसीफर से मिलकर गोतांग फॉरेस्ट वापस लौट आया था। ज़कारियल
अंग्रेज सेना से कुछ 100 मीटर दूर प्रकट हुआ और प्रकट होते ही उसने अपने हाथों को अजीब से हिलाया और देखते ही देखते उसका रूप बदल गया। अब वहां कोई डेमन नहीं बल्कि एक अंग्रेज कर्नल खड़ा था। उसने अपनी यूनिफॉर्म को सही किया और आगे बढ़ गया। क्या अपडेट है कॉर्पोरल? सर, काम स्पीड से चल रहा है। रात होने तक हम 100 मीटर्स और रोड बना लेंगे। इतना सफिशिएंट नहीं है। We really have no time. सर, हम ऑलरेडी मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम कर रहे हैं। Everyone needs rest. Rest? Do you think हिंदुस्तानी रिबेल्स रेस्ट करेंगे? We are lucky जो हमें ये टॉप सीक्रेट मिशन मिला है। We have to find that place. वहाँ बहुत सारा गोल्ड और जूल्स है। वो हमारी ब्रिटिश फोर्सेस के काम आएंगे। इंडियन रिबेल्स को क्रश करने के लिए हमें और एम्यूनिशन चाहिए, मस्केट्स, राइफल्स, गन पाउडर, और उसके लिए उस हिडन ट्रेजर का टाइम से मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम रुक नहीं सकते। Do you get it? Yes, sir. मैं आपकी बात से पूरी तरह अग्री करता हूँ, सर। एक काम करो, डिवाइड द टीम्स इन 3 यूनिट्स। 8 घंटे की शिफ्ट में 24 आवर्स काम होगा। I want this road to be completed as soon as possible, क्योंकि तभी हमारी आर्टिलरी वहां तक पहुंच पाएगी। So double up and get going. Yes, sir. मैं अभी टीम्स बना देता हूँ। Great. Now go and get me results. कॉर्पोरल तुरंत आगे चला गया और ज़ेकेरियल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उधर ठीक उसी वक्त ओमकार उस साधु और बिजली के साथ उसी जगह पहुंच रहा था जहां के लिए ज़ेकेरियल रोड बना रहा था और जहां छुपा था एक ऐसा राज जिसके खुलने का समय हो चुका था। ड्रैकुला और अनीता एक बड़े से कमरे में खड़े थे। एक तरफ तो ड्रैकुला को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है और दूसरी ओर वो अपनी बढ़ती हुई भूख से परेशान हो रहा था। उधर दूसरी तरफ अनीता ध्यान से उस कमरे को देख रही थी। उसने आते समय बीच बीच में घोड़ा गाड़ी के बाहर जो कुछ भी दिखता था वो उसके आधार पर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो किस महारानी के महल में है। आखिर हम लोग हैं कहाँ? हमें यहाँ आए काफी देर हो चुकी है। We have to get out of here, अनीता। मेरी ब्लड लस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। पर डे टाइम में तो तुम्हें I know, लेकिन उस तिलिस्म में मेरी ब्लड लस्ट ना जाने कैसे पूरी तरह सप्रेस्ड थी और शायद इसीलिए अब वो रिबाउंड होकर इतनी स्ट्रांगली वापस आ रही है कि दिन में भी मुझे भूख फील हो रही है। डोंट वरी व्लाद, हम यहाँ से निकल लेंगे। बस एक बार महारानी। अगले ही पल उस कमरे का बड़ा सा दरवाजा खुल गया और उसमें से एक महिला अंदर आई। राजसी कपड़े पहने हुए वो महिला किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसके माथे पर सजा तिलक उसके शौर्य की गाथा सुना रहा था। उसकी कमर में तलवार सजी हुई थी और उसकी चाल में एक अलग ही अंदाज था। प्रोफेसर व्लाद, अनीता, आप दोनों का झांसी के इस राजमहल में स्वागत है। झांसी? इसका मतलब आप? ड्रैकुला ने अनीता की तरफ देखा। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और वो किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो रही थी। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। अनीता, क्या चल रही है? व्लाद, I mean प्रोफेसर, we are in company of royalty। और अगले ही पल अनीता एक घुटना जमीन पर टिकाकर बैठ गई। आपसे मिलना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है महारानी जी। बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। ड्रैकुला अभी भी हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसकी इस कंफ्यूजन को महारानी ने तुरंत समझ लिया। लगता है प्रोफेसर व्लाद कुछ कंफ्यूज्ड हैं। वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑफिशियली। नहीं, मैं करवाती हूँ इंट्रोडक्शन। महारानी जी, ये है मेरे सीनियर प्रोफेसर व्लाद फ्रॉम रोमानिया एंड प्रोफेसर, शी इज द क्वीन, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। वो जिनकी तलवार से बिजलियां भी शर्मा जाए, जिनकी आंखों में अपने राज्य के लिए एक जुनून है और दिल में एक वॉरियर की स्पिरिट। अपने हस्बैंड राजा गंगाधर राव की डेथ के बाद
इन्होंने न सिर्फ झांसी की राजगद्दी को संभाला है, बल्कि लीडरशिप का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। प्रोफेसर, यू हैव नो आइडिया, बीइंग अ वुमन, इन्होंने अपने 4 साल के रूल में जो अचीव किया है उसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। शी इज ऑलरेडी एन इंस्पिरेशन, स्पेशली फॉर गर्ल्स। महारानी जी, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। अनीता बहुत इमोशनल हो गई थी, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। इंस्पिरेशनल तो तुम भी हो अनीता, अ वुमन एक्सप्लोरर एंड अ हिस्टोरियन। मैं कल ही तुम दोनों को अपने बारे में बताना चाहती थी, पर मुझे सनराइज से पहले राजमहल लौटना था। एनीवे, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू बोथ, स्पेशली प्रोफेसर, आपने कल मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों कुछ दिन हमारे यहाँ रुकें। I am really thankful for this honor, ma'am. But हमें एक्चुअली में वैसे ही काफी देर हो चुकी है। हम लोग जल्दी से जल्दी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। That temple. A hidden temple will not go anywhere, प्रोफेसर। और मुझे लगता है कि आप दोनों को रेस्ट की भी जरूरत है। प्लस, जैसा कि मैंने नोटिस किया, आप दोनों बिल्कुल खाली हाथ हैं। अपने सफर के लिए आपको कुछ सप्लाईज और बाकी सामान की जरूरत भी होगी। आप कहें तो मैं वो अरेंज करवा सकती हूँ। It will be an honor. ड्रैकुला ने एक नजर अनीता की ओर देखा और वो समझ गई। महारानी जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरा कितना मन है आपके साथ बैठने का, बट प्रोफेसर इज राइट, हमें अभी निकलना होगा। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ, एक बार हमारा मिशन पूरा हो गया तो मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। ठीक है, मैं समझती हूँ। आप दोनों को अपने सफर के लिए जिस किसी चीज की जरूरत है, आप नगर के बाजार से ले सकते हैं। मेरे 2 सैनिक आपके साथ जाएंगी, जो भी दाम होगा वो दे देंगी। थैंक यू महारानी जी, अब आज्ञा दीजिएगा। Yes, ma'am. It was an honor meeting you. ईश्वर आपको सफलता देगा। और फिर रानी लक्ष्मीबाई से आज्ञा लेकर दोनों महल से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। ड्रैकुला पहले से ज्यादा बेचैन दिख रहा था। हमें सनसेट से पहले ही इस नगर से निकलना होगा। पर फिर तुम फीड कैसे करोगे? आई एम श्योर सिटी के बाहर कहीं ना कहीं कुछ रोग एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मैं किसी इनोसेंट का ब्लड नहीं पीना चाहता हूँ। आई एम। चलते चलते ड्रैकुला अचानक रुक गया। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? चुप रहो। उसकी भूख ने दिन में ही उसकी पावर्स को जगाना शुरू कर दिया था। क्या हो रहा है व्लाद? प्लीज मुझे कुछ बताओ। अनीता, हमें रुकना होगा। क्या मतलब? हमें आज रात यही रुकना होगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? रानी का इनविटेशन एक्सेप्ट करने। We have to stay here. पर अचानक क्यों? I will tell you everything. पर अभी let's go. न जाने ड्रैकुला ने ऐसा क्या सुन लिया था कि उसने उस रात झांसी में रुकने का डिसीजन लिया। पर जो कुछ भी था वो रात को सामने आने वाला था। मगर उधर ओमकार के सामने एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था, और वो भी अभी। हम बस पहुंचने वाले हैं। ओमकार ने नजर उठाकर सामने देखा। वो लोग एक पहाड़ी के पास पहुंच चुके थे, जो पूरी तरह पेड़ों से भरी हुई थी। यहाँ क्या है? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है सिवाय पेड़ों के। अगर इतना आसान होता देखना, तो फिर ये राज कैसे रहता? वो साधु आगे बढ़ा और उसने वहां मौजूद एक पेड़ पर अपना हाथ रखा और हल्के से उसको धक्का दिया। अगले ही पल वो पेड़ ऐसे झुक गया जैसे कि कोई लीवर, और आगे के कुछ पेड़ हिलने लगे। उन पेड़ों के बीच मानो एक रास्ता खुल रहा था, जिसके दूसरे छोर पर रोशनी नजर आ रही थी। ये कैसा जादू है? जवाब में उस वृद्ध साधु ने बिजली की ओर देखा, और बिजली ने साधु की ओर। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। ये जादू नहीं है ओमकार, ये परलौकिक शक्ति है, जिसे मानव से छुपा कर रखा गया है, सदियों से, या यूं कहा जाए कि युगों से। पर ये सब है क्या? आप कौन हैं? ये लड़की कौन है? आखिर इस जंगल में चल क्या रहा है? ये कंकाल धाम है ओमकार। ये वो पवित्र धरती है जिसे युगों युगों से ऋषि मुनियों ने अपनी तपोस्थली बनाकर इसे अपने रक्त से सींचा है। ये वो त्याग की भूमि है जहां बड़े बड़े साधुओं ने मृत्यु को समझने के लिए समाधि ली है, जहां उन्होंने अपने देह त्यागे, जहां उनके शरीर तपस्या करते करते सूखते गए और अंत में रह गए बस उनके कंकाल। आशा है अब तुम समझ सकते हो कि इस धाम को
क्यों गुप्त रखना पड़ा? ओमकार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने ऐसी किसी जगह के बारे में आज तक नहीं सुना था, इसलिए उसे इस जगह का महत्व समझ नहीं आ रहा था। लगता है तुम अभी भी नहीं समझे। ओमकार, इस जगह में वो शक्ति छुपी है जो अगर गलत हाथों में चली गई तो मानवता का अंत निश्चित है। कौन सी शक्ति? न जाने क्यों उस प्रश्न का उत्तर देते समय उस वृद्ध साधु की आंखों में नमी आ गई, पर फिर भी उसने अपनी आवाज की कंपन को कंट्रोल करते हुए बताया उस शक्ति का नाम, जो थी महर्षि जमदग्नि का सर। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। लंबी कथा है, फिर कभी सुन लेना। अभी के लिए बस इतना जान लो कि इस स्थान पर महर्षि जमदग्नि का सर गिरा था और उसके कारण ये जगह अत्यंत सात्विक एवं परलौकिक शक्तियों का केंद्र बन गई। उसी कारण से आगे चलकर यहाँ बहुत से साधु, ऋषि, मुनि इत्यादि आने लगे और साधना करने लगे। समय के साथ इस स्थान की शक्तियां बढ़ते बढ़ते इतनी अधिक हो गई कि मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए इसे गुप्त करना पड़ा और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई गोतांग आरण्य के एक वीर कबीले को। बिजली उस कबीले की मुखिया है और इस स्थान की रक्षा करती है। वैसे द्वापर युग के बाद से आज तक कभी यहाँ कोई इस धाम को ढूंढते हुए नहीं आया, किंतु इस बार मामला कुछ अलग है। बड़ी अनोखी जगह है। तो वो अंग्रेज इस जगह को ढूंढने आए हैं? हाँ, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। प्रश्न तो ये है कि उनको इसके बारे में पता कैसे चला। क्या मतलब? जरा सोचो ओमकार, जिस रहस्य को युगों युगों से छुपा कर रखा गया है, अंग्रेजों को उसके बारे में कैसे पता चला? हो सकता है उन्हें कोई प्राचीन शिलालेख मिला हो या किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में इसका जिक्र हो। ये संभव नहीं है। जब महर्षि व्यास और उनके पुत्र पुराणों की रचना कर रहे थे, तब जानबूझकर कंकाल धाम और उसकी पूरी कहानी को ना लिखने का फैसला किया गया। इस रहस्य के बारे में किसी मानव को पता होना संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप वही कहना चाहते हैं जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ ओमकार, जो अंग्रेज सेना इस ओर बढ़ रही है उसमें कोई ना कोई शक्ति ऐसी जरूर है जो मानव नहीं है, और अगर ऐसा है तो कंकाल धाम खतरे में है और साथ ही खतरे में है पूरी मानवता। उस वृद्ध साधु का शक सही था, क्योंकि कंकाल धाम की ओर बढ़ रही शक्ति सच में अमानवीय थी और उसका नाम था ज़ेकारियल।